आप सभी प्रिय विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है DAS हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए हम पढ़ने वाले हैं आज राज्य विज्ञान और ये अध्याय 4 है और ये चौथा पार्ट लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। और मैंने इसके पहले आपको जो 3 वीडियो बनाई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं आप लोगों के लिए। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। हम आसियान के बारे में पढ़ रहे थे और यूरोपीय संघ के बारे में मैंने आपको बताया है 3 वीडियो में। आगे हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरी देखें। के सामने जो प्रश्न है वो आसियान से संबंधित है कि भारत व आसियान के साथ एक सफल बहुआयामी साझेदारी रही है, उस पर चर्चा करना है। तो किस प्रकार के संबंध रहे हैं भारत के आसियान के साथ, उसके से संबंधित ये आंसर है इसमें। तो हम पढ़ेंगे, इसका आंसर देखेंगे कि शीत युद्ध काल में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट नीति को अपनाया था। यानी कि शीत युद्ध काल की बात है ये, जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच में युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति यानी कि लुक ईस्ट नीति को अपनाया था। और इस नीति के अंतर्गत पूर्व एशिया विशेषकर आसियान देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आरंभ की है। आगे है कि सन 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था और सन 1992 में ही भारतीय प्रधानमंत्री यानी उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। और 2002 में भारत व आसियान देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत भी हुई थी। और इसी क्रम में सन 2010 में भारत व आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते अथवा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये 2010 में हुआ था। और सन 2012 में दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार जो समझौता हुआ था वो 80 बिलियन डॉलर था, जिसे 2015 तक बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया था उस समय। और दोनों के मध्य संबंधों की जो शुरुआत की गई थी वो 20वीं वर्षगांठ पर यानी 20 दिसंबर सन 2012 को भारत व आसियान का विशेष स्मारकीय शिखर सम्मेलन जो कि कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें 10 आसियान सदस्यों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था। यानी ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था और 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, यानी कि 20 दिसंबर सन 2012 को भारत व आसियान का विशेष स्मारकीय शिखर सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें कि 10 आसियान सदस्यों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था। इसी प्रकार से 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की यानी कि रजत जयंती मनाई गई थी। और उस अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया था। और आसियान नेताओं के साथ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं चीन। जिस प्रकार से यूरोपीय संघ और आसियान जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं, उसी प्रकार से चीन भी जो है वो भी सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। और चीन बड़ी तेज़ी से सैनिक एवं आर्थिक रूप से विकास करके अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में उभर रहा है। तो हम चीन के बारे में बात करेंगे आज। देखिए इसमें से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि किस प्रकार से चीन जो है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है और उसके मुकाबले है और एक विकल्प के रूप में अमेरिका के सामने। तो इसके सामने जो प्रश्न आपके सामने है अगला कि किस आधार पर कहा जा सकता है कि 2040 तक चीन जो है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा जो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए 1978 के बाद की बात है ये कि 1978 के बाद से जारी चीन की जो आर्थिक सफलता को एक कब के बाद है, 1978 के बाद, यानी जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से चीन विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए
यानी 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। यानी चीन की जो शुरुआत हुई है उसके आर्थिक विकास की, आर्थिक सफलता की, तो वह 1978 के बाद है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। हम पढ़ने वाले कि चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के निम्न कारण है। कौन से कारण हैं उसके बारे में जानेंगे। ये सन 1978 में तत्कालीन नेता, यानी उस समय के जो तत्कालीन नेता थे डेंग सियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। यानी उन्होंने ओपन डोर की नीति अपनाई थी। कब? 1978 में। किसने? उस समय के तत्कालीन नेता थे कौन? डेंग सियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी, यानी कि ओपन डोर की घोषणा की थी। यानी कि अब यह नीति हो गई थी कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। और आज चीन में अरबों डॉलर विदेशी पूंजी का विनियोग है। और आज चीन में अरबों डॉलर विदेशी पूंजी का क्या है? विनियोग है। जबकि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद माओ का सिद्धांत था, यानी 1949 में माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति के माओ का क्या सिद्धांत था? ना दुनिया से सहायता लेना, ना दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना। लेकिन जो 1978 में जो उस समय के जो तत्कालीन नेता थे डेंग सियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। यानी कि जो माओ थे वो किसी भी व्यापारी को या बिजनेसमैन को चीन में घुसने देना नहीं चाहते थे, यह उनकी नीति थी। लेकिन डेंग सियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। यानी कि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे विदेशी जो भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आए और अपना पैसा यहाँ लगाए, और जिससे कि चीन का विकास हो और उसका आर्थिक सुधार हो। तो इन दोनों नेताओं में ये अंतर था। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद माओ का सिद्धांत क्या था? ना दुनिया से सहायता लेना, ना दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना। इसी प्रकार से चीन की उन्नति के जो और भी कारण थे कि चीन ने अपनी जो सैन्य बजट में कटौती करके आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। और डेंग सियाओपेंग ने सरकारी कृषि को समाप्त करके जो निजी उद्यमों को स्वतंत्रता देने और कई वस्तुओं पर जो मूल्य था उसको मूल्य नियंत्रण समाप्त करने तथा बाजार अर्थव्यवस्था के अन्य मापदंड लागू करने के कारण चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें तेजी से विकास हुआ। इसी प्रकार से चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, इसलिए वह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तथा चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है। कब बना है वो? 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बना है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि उसका लोहा मानने लगे हैं, यानी सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं, यानी उससे सभी विवादों को भुलाकर उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीन एक महाशक्ति के रूप में हमारे सामने आ सकता है और अमेरिका को चुनौती दे सकता है। तो चीन के आर्थिक विकास की उन्नति के ये सभी कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएंगे। अच्छे नोट्स हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच विवादों के मामलों को किस प्रकार बेहतर सहयोग से इन्हें किस प्रकार निपटाया जा सकता है? अपने सुझाव भी दीजिए। तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, कौन कौन से विवाद हैं और उनको किस प्रकार से सहयोग से निपटाया जा सकता है, तो इसके बारे में सुझाव भी देना है। तो बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में है, सिंपल भाषा में है
कि भारत तथा चीन दो पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी पैदा करते हैं और कर सकते हैं। तो मुद्दे कौन से हैं? पहला है सीमा विवाद, यानी भारत चीन के मध्य सर्वाधिक ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, तनावपूर्ण मुद्दा, वो है सीमा विवाद है। सन 1962 को भारत चीन युद्ध के समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यानी 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने जो है भारत के बहुत से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिससे आज भी चीन अपना क्षेत्र बना। दूसरा है, आप देख सकते हैं सामने, कि मैकमोहन रेखा, ये भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत तथा चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है, यानी भारत और चीन की जो क्षेत्र की जो सीमा है उसको निश्चित करती है। यह रेखा सन 1914 ई में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। यानी 1914 में जो सम्मेलन हुआ था, भारत, चीन तथा तिब्बत के जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में, और उसमें ये निश्चित किया गया था सन 1956 तक चीन ने कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया था, यानी उसने कभी भी मना नहीं किया था, है ना, स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया था। किंतु सन 1956 के पश्चात चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया। तो ये भी तनाव का बहुत बड़ा कारण है। जो पॉइंट है कि चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना, यानी सप्लाई करना, तो चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की, उनको सप्लाई किया है, जिनका प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किया है, यानी आतंकवाद फैलाने के लिए भारत में। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से अपना विरोध जताया है। इसी प्रकार से भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना, जो कि तिब्बत के धर्म गुरु हैं 14वें, और 1959 में ये इन्होंने भारत में शरण ली थी। तिब्बत से भारत आ गए थे और भारत ने इनको शरण दी थी, इसलिए चीन इनका विरोध करता है। इसलिए चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है तथा भारत भूमि पर शरण देना। देखिए, इसमें कुछ सुझाव भी हैं कि भारत और चीन के बृहत्तर सहयोग के लिए सर्वप्रथम अपने सीमावाद को सुधारना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए जो दोनों देशों को मंजूर हो। जैसे कि चीन को मैकमोहन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए, और चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति है, जो सप्लाई करता है हथियार चीन पाकिस्तान को, तो वो भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है। अतः चीन को पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के पूर्व विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान इन हथियारों का प्रयोग कई आतंकवादी गतिविधियां और भारत के खिलाफ ना करे, जिससे किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना भारत में ना हो। तो विशेष रूप से चीन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से तनाव को कम किया जा सकता है। तथा दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा एक सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। भारत चीन को अपने अच्छे व्यापारिक संबंधों के माध्यम से अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं जिसके माध्यम से भारत चीन के तनाव को कम किया जा सकता है।